गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम पिछले क्लास में देखे थे मुस्लिम सुधार आंदोलन के बारे में। आज हम देखेंगे भारत में उपनिवेशवाद। पहले तो ये देखिए कि उपनिवेश क्या होता है। जैसे मान लीजिए दो राष्ट्र है, एक मान लीजिए ये राष्ट्र है, दूसरा ये राष्ट्र है। ये मान लीजिए ब्रिटेन है और ये भारत है। ये मान लीजिए ब्रिटेन और ये ब्रिटेन और ये भारत। तो जब ये राष्ट्र मान लीजिए इस पे कब्जा कर लेता है या इस पे किसी भी तरह से मान लीजिए सैनिक कार्रवाई करके या किसी भी तरह से कब्जा कर लेता है। और किस पे कब्जा करता है? पहले तो आर्थिक मान लीजिए आर्थिक कब्जा कर लेता है। माने जो फाइनेंस है, जो वित्त है, उसी पे ये मान लीजिए कब्जा कर लेता है। किसके लिए? अपनी आर्थिक हित के लिए। अपनी आर्थिक हित के लिए मान लीजिए कोई राष्ट्र जब किसी दूसरे राष्ट्र पर कब्जा कर लेता है, उसी को क्या बोलते हैं? ये राष्ट्र जो इस पे कब्जा किया तो ये बोलेंगे कि ये ब्रिटेन का भारत क्या है? उपनिवेश है। यानी जो राष्ट्र जिस पे कब्जा करता है उसको बोलते हैं कि वो क्या है? उसका उपनिवेश है। जैसे भारत ब्रिटेन का उस टाइम पे क्या था? एक उपनिवेश था, क्योंकि ये लोग यहाँ से तो पैसा लेते थे भारत से पैसा लेकर, और ये ब्रिटेन ले जाकर वहाँ पे अपनी क्या करते थे? अपनी स्थिति को वहाँ पे ये सुधारते थे। यानी जो भी विकास करना था, डेवलप करना था, वहाँ पे ये लोग करते थे ब्रिटेन में जाकर। लेकिन पैसा कहाँ का था? ये भारत से। जो भारत का धन था उसको ले जाकर ब्रिटेन में ये लोग अपना विकास किए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? उपनिवेश। भारत क्या था? उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। तो कैसा कब्जा? आर्थिक कब्जा। किसके लिए? अपनी आर्थिक हित के लिए। उसी को बोलते हैं उपनिवेश। तो ब्रिटेन को जो जरूरत क्या पड़ गई यहाँ भारत में? आखिर ब्रिटेन आया कैसे? वो तो जो भी शक्तिशाली राष्ट्र होगा वो अपने से कमजोर राष्ट्र पे, जो धनी होगा, उस पर क्या करेगा? ये लोग कब्जा कर लेगा। और सोचे कोई भी राष्ट्र, जैसे आजकल भी देख रहे हैं जो आजकल लड़ाई चल रही है वो रसिया और यूक्रेन में चल रही है। तो उसमें भी देखिएगा किसके प्रति वो मेनली वो आर्थिक हित के लिए ही है। भले ही वो अपनी साम्राज्य का विस्तार करे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये रसिया है, ये यूक्रेन है, अगर रसिया इस पर कब्जा कर लेगा तो यहाँ से जो भी खनिज संसाधन होंगे उस पर किसका अधिकार हो जाएगा? रसिया का हो जाएगा। जिससे ये क्या करेगा कि अपनी आर्थिक स्थिति, रसिया क्या करेगा? यूक्रेन से यहाँ से संसाधन का दोहन करके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करेगा। तो उसी तरह उस टाइम पे उपनिवेश था। कैसा? भारत। किसका? ब्रिटेन का। तो ये उपनिवेश कैसे आया? तो जब 1453 में, जब हम शुरू में हिस्ट्री जब पढ़ाई स्टार्ट किए थे, उस टाइम पे हम बताए थे कि दो साम्राज्य हुआ करता था। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। और यहाँ पे है टर्की, अनातोलिया प्रांत पे है टर्की। तो यहाँ पे कौन था? कस्तुनतुनिया। उसी को आजकल क्या बोलते हैं? इस्तांबुल बोलते हैं। आजकल कस्तुनतुनिया को हम लोग इस्तांबुल बोलते हैं। जब यहाँ पर टर्की में ऑटोमन एम्पायर आया, तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया? 1453 में इस पे कब्जा कर लिया कस्तुनतुनिया पे। और जो भारत और जो इससे व्यापार होता था, चाहे जो भी दक्षिण एशिया है, जो भी यहाँ से व्यापार होता था वो इसी रास्ते से होता था। जब ये अधिकार कर लिया तो यूरोप के लोग क्या करने लगे? रास्ते का खोज करने लगे। तो भारत के रास्ते का खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। तो लोग क्या करने लगे? यूरोप से समुद्री रास्ते से होकर भारत से व्यापार करने लगे धीरे धीरे। तो इसी व्यापार में पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीस आए, फिर इसके बाद देखेंगे तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। लेकिन उसमें अंग्रेज क्या थे? सबसे मजबूत थे। तो इन्होंने क्या किया? भारत में कब्जा कर लिया अपनी आर्थिक हित के लिए। तो भारत का विकास नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे? कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से पैसा कमाएं। कहाँ से? भारत से। तो उसी में वास्को डी गामा ने जब भारत का खोज किया तो धीरे धीरे यूरोपीय लोग क्या किए? भारत पे
भारत की तरफ आने लगे, व्यापार करने लगे, और जब यहाँ से अधिक उनको मुनाफा होने लगा, ये लोग धीरे धीरे सोचने लगे कि हम भारत पे क्या करें, धीरे धीरे कब्जा करें, क्योंकि हम जब कब्जा कर लेंगे तो जितना भी यहाँ के मान लीजिए पहले राजा या महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे, तो जो ब्रिटिश सोचते थे या जो भी यूरोपियन व्यापारी आते थे वो लोग सोचते थे कि धीरे धीरे हम पूरे भारत पर कब्जा कर लें, ताकि जितना भी भारत में खनिज संसाधन है उस सब पे किसका कब्जा हो जाएगा, यूरोपीय का हो जाएगा, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो उसी में पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो हमारे एक इतिहासकार है, भारत के इतिहासकार रजनीकांत, उनकी एक बुक है, उनकी एक पुस्तक है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे इनकी एक किताब है इंडिया टुडे, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी इंडिया टुडे ही उसका नाम है। इनकी एक किताब है, इन्होंने उपनिवेशवाद को, इसी किताब में इन्होंने उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा है। इन्होंने रजनीकांत दत्त ने उपनिवेशवाद को 3 चरणों में बांटा है। पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, ये कब से कब तक रहा, 1757 से 1813 तक, 1757 से 1813 तक। और 1757 में कौन सी लड़ाई हुई थी, पलासी की लड़ाई हुई थी 1757 में। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद, अठारह सौ 13 से 58 तक। इसके बाद वित्तीय पूंजीवाद या उपनिवेशवाद बोलिए, 1858 से 1947 तक। ये 3 चरण में बांटा गया है। किसने बांटा है, रजनीकांत दत्त ने। किस पुस्तक में, इंडिया टुडे पुस्तक में। तो हम पहले एक एक करके देखेंगे। इसमें पहले हम देखेंगे वाणिज्यिक उपनिवेशवाद को। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद 1757 से 1813 तक, 1757 से 1813 तक कौन सा है, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। इसमें वाणिज्यिक मतलब ये क्या करना चाहेंगे, व्यापार करना चाहेंगे, इसका नाम ही है वाणिज्यिक। यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे के थ्रू कॉमर्शियल व्यापार करेंगे। यानी ज्यादा से ये पहले तो इनकी नियत थी कि हम भारत से व्यापार करें और प्रॉफिट कमाएं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, क्योंकि ये व्यापार के थ्रू होता था। तो इसमें पहले क्या होगा, जो वाणिज्यिक उपनिवेशवाद में क्या क्या था पहले हम देखेंगे। उसमें तो व्यापारिक एकाधिकार, जब शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, हमको पता है कि उसको 1813 तक क्या था, उसको सिर्फ मोनोट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी। जो भारत से व्यापार करेगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, बाकी कोई ब्रिटिश कंपनी को 1813 तक भारत आने की छूट नहीं दी गई थी ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली, यानी व्यापारिक एकाधिकार। तो ये तो सिर्फ ब्रिटिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भी इनके प्रतिद्वंदी कंपनी थे, जैसे फ्रांसीसी या डच हुए, उनको इन्होंने सीमित कर दिया। ध्यान लीजिए, बाकी यूरोपियन कंपनी को सीमित कर दिया, बाकी यूरोपियन कंपनी को इन्होंने क्या किया, सीमित कर दिया। जैसे डच 1759 में कौन सी लड़ाई में, बेदरा के युद्ध में, 1700
जो बेदरा वेस्ट बंगाल में है, उसी की लड़ाई में इन्होंने डच को हरा दिया। और बाकी जो डच जो भी कंपनियां थी उस पर किसका कब्जा हो गया? यूरोपियन का। इन्होंने डच को हरा दिया। फिर कर्नाटक वार में फ्रांसीसी को हरा दिया। 1757 से जो 1763 तक, जो 1756-1763 तक जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था, जो थर्ड कार्नेटिक वार, उसी में इन्होंने क्या किया? फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। तो यहाँ से फ्रांसीसी भी सीमित हो गए और डच भी सीमित हो गए। तो सिर्फ भारत पे किसका अधिकार रह गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रेड मोनोपोली, यानी व्यापारिक एकाधिकार। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो भारतीय राजस्व है उस पर कब्जा कर लिया है। भारतीय राजस्व पर कब्जा कर लिया। भारतीय राजस्व पर कैसे कब्जा कर लिया? इस पे भारतीय राजस्व को, जो रेवेन्यू है भारत का, जहां से रेवेन्यू आता था, इन्होंने क्या किया? 1757 में पलासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, यहाँ पे सिराजुद्दौला को हरा दिया। 1757 में बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, 1757 में उसको हरा दिया। 1764 के बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, सुजाउद्दौला और इसके बाद मीर कासिम। बक्सर युद्ध में तीनों लोग हार गए थे। और 1765 में इन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव था, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ क्या किया? संधि कर लिया। और जब संधि कर लिया तो बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया। बंगाल का दीवानी अधिकार, बंगाल का दीवानी अधिकार किसको मिल गया? अंग्रेजों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। कब? 1764 में जब बंगाल का दीवानी अधिकार मिल गया, यानी ये लोग क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। ये लोग टैक्स वसूलने का काम मिल गया इनको। और जो भी प्रशासनिक अधिकार था वो किसको मिल गया? वहां के शासक। फिर 1764 में कौन शासक बन जाता है? मिर्जापुर को। तो ये लोग क्या करते थे? पूरा टैक्स वसूलते थे और बंगाल में विकास करते नहीं थे। ये लोग उसी टैक्स को उठाकर क्या करते थे? ब्रिटेन लेकर चले जाते थे और वहां पे अपना डेवलपमेंट करते थे। यहाँ पे करते नहीं थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? भारतीय जो भी उद्योग था, मान लीजिए हथकरघा उद्योग था या हस्तशिल्प, जो हाथ से बनाया जाता था, चाहे जो कपड़ा बनता था, सूती वस्त्र, जो भारत में सूती वस्त्र था वो लगभग पूरे वर्ल्ड में मानिए तो फेमस था। तो ये धीरे जब ये लोग दीवानी अधिकार मिल गया, इसका मतलब ये लोग क्या किए कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाते नहीं थे उसमें, जिसके कारण क्या उद्योग का पतन होने लगा। तो ये दीवानी अधिकार मिले लिए, इसका मतलब भारतीय राजस्व पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 1757-1764 के युद्ध के बाद। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अपने से टैक्स का निर्धारण करने लगे। अब देखेंगे जो अस्थायी बंदोबस्त था या रैयतवाड़ी बंदोबस्त या मारवाड़ी बंदोबस्त, जो भी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो अस्थायी बंदोबस्त था, परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था, वो अपने आप क्या करते थे कि जितना मन चाहा उतना टैक्स लगा देते थे। पहले 80%, फिर 50%, 60%, ये लोग अपने से टैक्स का निर्धारण करने लगे। जब टैक्स का अपने से निर्धारण करने लगे, इसका मतलब कि ये जितना मर्जी करेगा उतना टैक्स लगाएंगे, कभी 80%, कभी 60%, जैसा उसका मन करेगा वैसा ही लोग टैक्स का निर्धारण करते थे। तो टैक्स का भी निर्धारण करने लगे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भी निर्धारण करने लगे। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का भी निर्धारण, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का भी निर्धारण करने लगे। ऐसे जो भारतीय जो कच्चा माल था उसको ये लोग क्या करते थे? कम दाम पे खरीदते थे। और जो भी भारतीय वस्तु थी जो बनकर तैयार होती थी, उन पे ये लोग क्या करते थे कि भारी टैक्स लगा देते थे, जिसके कारण भारतीय वस्तु महंगा हो जाती थी। जब भारतीय वस्तु महंगा हो जाती थी तो लोग, एक तो भारतीय जो वस्तु बनती थी वो हाथ से बनती थी, और यूरोप में क्या हुआ था? मशीन का और यानी औद्योगिकरण हो गया था,
इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था कहाँ, यूरोप में। तो वहाँ से मशीन से सामान बन रहा था, तो वहाँ मशीन से जो सामान बनेगा इसका मतलब वो देखने में भी अच्छा होगा। तो लोग क्या करते थे, एक तो भारतीय सामान महंगा हो गया और जो अंग्रेजों का सामान था वो कम दाम में मिलता था। तो लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, अंग्रेजी सामान के प्रति जो भी उनका सामान था उसके प्रति भारतीय लोगों का झुकाव होने लगा, क्योंकि वो सामान दिखने में अच्छा था। तो जिसके कारण क्या हुआ कि भारतीय उद्योग का पतन शुरू हो गया। तो ये अपने से क्या करते थे, क्रय मूल्य भी जो कच्चा माल था उसको कम दाम पे खरीदते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, तैयार करते थे, उसी को लाकर के भारत में बेचते थे। सोचिए कि कम दाम में खरीदे दी, इसके बाद भी कम मूल्य में तैयार नहीं होता था, क्योंकि मशीन में जो मैन पावर होगा वो कम लगेगा, तो कम मूल्य पे तैयार नहीं किए। इसके बाद उसी सामान को लाकर भारत में बेच दिए, भारत का माल ही भारत में बेचे, और ये लोग क्या किए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। तो क्रय मूल्य का भी निर्धारण करने लगे, टैक्स का भी निर्धारण करने लगे। इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, जब ये प्रॉफिट होने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कंपनी थी जो प्रॉफिट होने लगा, इसका मतलब वो जो भी यहाँ से कमाई हो रहा है उसी से लोग व्यापार करने लगे। ये लोग भारतीय राजस्व से ही व्यापार करने लगे, भारतीय राजस्व से ये लोग व्यापार करने लगे, क्योंकि इतना ही लोगों को प्रॉफिट हो जाता था भारत से कि उनका जो माल लगा है, यानी उनका जो भी पूंजी लगा है वो पूंजी निकल भी जाता था, और जो प्रॉफिट होता था उसी से ये लोग पुनः व्यापार करते थे। यानी मान लीजिए कि इनका लगा 70 रुपया अंग्रेजों का, 100 रुपया में ये लोग क्या किए, सामान को बेच दिए, यानी 110 रुपया मानिए, 100 रुपया मानिए, 100 रुपये में बेचे तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। जब ये 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो इसी 30 रुपया से ये लोग पुनः क्या करते थे, अपना कच्चा माल खरीदते थे, और फिर इस कच्चा माल को तैयार कर फिर 100 रुपये में बेचे, और बाकी ये लोग का जो पूंजी लगा 70 रुपया, वो तो 70 रुपया इसी में निकल गया, पहले बार में 70 रुपया निकल गया। लेकिन जो 30 रुपया का माल खरीदे कच्चा माल, उसको पुनः ले गए, पुनः बनाए, फिर लाकर भारत में बेचे। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसी से ये लोग क्या करने लगे, व्यापार करने लगे, और जो इनका पूंजी था वो पूंजी पहले निकल गया है, इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, भारतीय राजस्व से ये लोग व्यापार करने लगे। किसने कहा है, रजनीकांत दत्त ने कहा है अपनी किताब इंडिया टुडे में। इसके बाद इन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया, बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया। कब, 1765 में। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का मतलब इसका जो बंगाल है, यहाँ देखिएगा ये बंगाल, तो उस टाइम पे बंगाल सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था, बिहार और बंगाल का क्षेत्र, क्योंकि वहाँ से गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि उसमें जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल में ही आता था। तो ये बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ भी कृषि भी सर्वाधिक होती थी भारत में, सबसे ज्यादा कृषि उस टाइम पे कहाँ होती थी, बंगाल में, जो बंगाल और बिहार का क्षेत्र है। तो ये लोग बंगाल में द्वैध शासन लगा दिए कि इसका प्रशासनिक अधिकार जो है वो दे दिए मिर्जाफर को, और जो दीवानी अधिकार है वो खुद ही ले लिए, यानी टैक्स ये लोग वसूलेंगे, प्रशासन का जो देख रेख है वो कौन करेगा, मिर्जाफर करेगा। तो मिर्जाफर को उतना पैसा मिल नहीं पा रहा था, तो ये अपना विकास कर नहीं पा रहा था, और बाकी जो पैसा था ये कौन ले जा रहा था, अंग्रेज। तो इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया 1765 में। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि अस्थायी बंदोबस्त, जो पहले बता चुके हैं, रजतवाड़ी बंदोबस्त लगा दिए। किस पे, किसानों पे अस्थायी बंदोबस्त, और इसमें टैक्स का दर था बहुत अधिक है, यहाँ पे 50% था, यहाँ पे शुरू में 80% था, बाद में इसको हटाकर कितना कर दिया गया, 50% कर दिया गया। सोचिए कि 80%, यानी मान लीजिए कि 100 kg प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज का, कृषि का, मान लीजिए जैसे चावल का प्रोडक्शन मान लीजिए 100 kg हुआ, 80 kg किसको मिलेगा, अंग्रेज को, सिर्फ 20 kg किसको हुआ, किसान को। और उस 20 kg में भी यहाँ पे क्या थे, जमींदार लोग थे, वो जमींदार लोग जबरदस्ती इनसे ज्यादा वसूला करते थे। तो 80% तो किसको देना है, अंग्रेजों को देना है। और मान लीजिए यहाँ से अगर जमींदार भी अगर मान लीजिए 5% भी लेंगे, यानी 20 का 5% मान लीजिए कितना होगा,
100 का 5% मान लीजिए जमींदार लिए, 80% ब्रिटिश, 5% जमींदार लिए, इसका मतलब 85%। सोचिए कि 100 में से 85 kg सिर्फ टैक्स में चला जाता था, सिर्फ बचता था कितना, 15 kg। तो इन्होंने लगा दिया अस्थायी बंदोबस्त और रजतवाड़ी बंदोबस्त, किस पे, किसानों पे, जिससे किसानों की स्थिति क्या हो गई, दयनीय होते चली गई। और वो लोग क्या हो गए, धीरे धीरे किसान लोग खेती करना छोड़ दिए। जब वो लोग खेती करना छोड़ दिए तो मजदूरी करने लगे, क्योंकि इनको भी अपना जीविकोपार्जन करना है। ये लोग धीरे धीरे मजदूर होते गए और इनके खेत पे किसका कब्जा होते गया धीरे धीरे, क्योंकि जब अगर ये टैक्स नहीं देंगे तो इसका मतलब अस्थायी बंदोबस्त में क्या गया था, जमींदार का मालिक, जमींदार को ही जमीन का मालिक बना दिया गया था। तो जब ये लोग टैक्स नहीं देते थे तो जमींदार इनके खेतों पर कब्जा कर लेते थे। जब ये कब्जा कर लेते थे ये लोग धीरे धीरे ऋण के जाल में फंसते चले गए और ये मजदूर बन गए। और जो भी था प्रॉफिट किसको हो गया, जमींदार को और किसान को, जमींदार को और ब्रिटेन को यानी ब्रिटिश को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। तो इस तरह से ये क्या था, वाणिज्यिक पूंजीवाद था। अब हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।